चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। तो आज हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों का मीनिंग पढ़ लिया, फिर हमने इसके इंपॉर्टेंस पढ़ी थी और इसकी सोर्सेज ऑलरेडी पढ़ ली थी। आज जो टॉपिक हमने कंटिन्यू करना है दैट इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब हम करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जब हम स्किल्ड लोग डेवलप करते हैं इंडिया में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडिया को। नंबर 1, राइज इन पॉपुलेशन। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम पुराने लोग जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, जब तक हम उन्हें स्किल्ड करते हैं न्यू जनरेशन डेवलप हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है कि हम पिछले 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को डेवलप करते हैं, एजुकेट करते हैं, इससे ज्यादा रेट पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता। तो देखो क्या लिखा है, रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कह रहे इस वजह से ना ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। रीजन क्या है क्वालिटी डिग्रेड होने का? आप खुद सोचें कि हर घर में अर्निंग हैंड सिंगल है, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी हर घर की भी वो डिपेंड होते रहेंगे एक ही अर्निंग हैंड पे। वो अर्निंग हैंड कितनों को क्वालिफाई करा लेगा, कितनों की एजुकेशन पूरा करा लेंगे। अब क्वालिफिकेशन पूरी कराते हैं, उसके बाद जैसे देखो घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहां तक आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बिकॉज योर अर्निंग हैंड दैट इज योर फादर इज एबल टू कोप अप विद योर एजुकेशन। बट द थिंग इज अब यहाँ पे थोड़े बच्चे हैं, जब यहाँ बच्चे बढ़ जाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। किस चीज की? क्लास की पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है उस हिसाब से क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। आप खुद कहते हैं कई बार कि सर ज्यादा बड़ा बैच तो नहीं है, क्योंकि आपको भी लगता है कि जितने ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना कम समझ में आता है। तो यही है, उन्होंने भी ये लिखा है, रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ existing facility related to housing, water supply, hospital, education, etc. Due to reduced availability of these facility, quality of life falls. इस वजह से हमारी जो quality of life है वो fall हो रही है। समझ आ गया सबको ये? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो फेस कर रहा है, दैट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब समझते हैं आप सब? यस, कोई बताएगा मुझे ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? नो, जब आपके देश के क्वालिफाइड लोग जो स्किल्ड हैं वो आपके देश को छोड़ के चले जाएं दूसरे देश में, बिकॉज वो कहते हैं हमें यहाँ इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फैसिलिटी पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो दूसरे देश में मूव कर जाते हैं। इससे क्या होता है, आपके देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक तो वो क्वालिफाइड पर्सन चला गया, दूसरा वो जितने क्वालिफाइड यहाँ डेवलप करता वो भी नुकसान हो गया। तो ये प्रॉब्लम फेस हो रही है हमारे देश में, किस चीज को लेके? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके। देखो क्या लिखते हैं, ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ पर्सन who are born, educated and trained in India to develop countries in search of better growth prospect. वो दूसरे देश में जा रहे हैं जहां पे उन्हें better job opportunity मिलती है। It is a serious threat to the process of human capital formation. ये एक serious threat है किस चीज के लिए? Human capital formation के लिए। Full stop. As full stop के बाद लिखेंगे as it slows down the growth process of domestic economy, क्योंकि इससे डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस रुक जाती है। समझ आ गई सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे देश में जो मैन पावर प्लानिंग है, मैन पावर की प्लानिंग किस चीज की? कि हम ह्यूमन को डेवलप करेंगे, वो डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है ना वो लैक करती है कहीं ना कहीं। देखो क्या लिखते हैं, नॉट इनफ efforts have been made to maintain
द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस ऑफ राइजिंग लेबर फोर्स इन इंडिया। इंडिया में जो लेबर फोर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है ना, उसकी डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं हम। ड्यू टू दिस देयर इज अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड स्किल्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, जिस वजह से हमारे कंट्री में जो लेबर फोर्स है, जो उनके स्किल्स हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हमने 3 प्रॉब्लम पढ़ी। सबसे पहला राइज इन पॉपुलेशन, दूसरा ब्रेन ड्रेन और तीसरा डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट? नो। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो insufficient on the job training in primary sector। बेटा प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है हमारा? एग्रीकल्चर सेक्टर, करेक्ट। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट किसानों को बात तो समझाती है कि HYV सीड्स यूज करे, इरिगेशन ज्यादा से ज्यादा करे, टाइम टू टाइम करे, पर उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दे रहे। मतलब काम को प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहे। किसान ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, और उसे प्रैक्टिकली करके ना दिखाने से उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसको बात समझ में नहीं आ रही। देखो क्या लिखा है, प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कह रहे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है ये। अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द प्रोफेशनल्स। कह रहे प्रोफेशनल्स की नॉलेज में इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। स्किल्स that might be because of traditional outlook lack on the job training program। कह रहे हैं इनके जो स्किल्स इग्नोर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रहे हैं? लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो रहे, तो जो उनके स्किल्स हैं वो उन्हें आता है बट वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। पॉइंट नंबर 5, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। बेटा पेज शायद उल्टा लगा होगा, यू कैन जस्ट चेक। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इतने नहीं हैं कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाया जा सके। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि आपको बुकिश नॉलेज तो दी जा रही है बट प्रैक्टिकल नॉलेज काफी सारे कैंडिडेट्स को नहीं होती। जब आप देखते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं बेटा इसको आप रटे मत, समझें एक बार कॉन्सेप्ट को। उसका रीजन यही होता है कि हमें प्रैक्टिकली भी समझ आना चाहिए कि इन चीजों को हम कैसे अप्लाई करते हैं। जब मैं कल पढ़ा रहा था तो पढ़ाते टाइम उमर ने मुझे कहा कि भैया आपने बिजनेस ज्यादा अच्छे से पढ़ी है। इसने किस बात पे बोला कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सब प्री प्लान है, आपके कल दूसरा सेशन होगा बट उसमें ये मत सोचना कि होमवर्क नहीं मिलेगा। संडे का होमवर्क पहले ही डिसाइडेड था। तो इसका क्या कहने का मोटिव था कि भैया आपने प्लान किया बट कंट्रोल के साथ कि बच्चे को संडे भी खाली नहीं देना। तो दैट इज व्हाट द प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑल अबाउट, कि हम पढ़ेंगे और उसे यूज भी करेंगे रियल लाइफ में। पॉइंट नंबर 5 कि हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है वो बहुत लो हैं, इस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। पढ़ते देखो क्या लिखा है, फॉर स्प्रेडिंग हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मेनी यूनिवर्सिटी। वी हैव बीन है वो ओपनिंग मेनी यूनिवर्सिटीज इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। कह रहे हैं हर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली हैं। बिकॉज ऑफ दिस लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक्ड ग्रेजुएट्स। कह रहे हमारे जो ग्रेजुएट्स है ना वो हाफ बैक्ड है। हाफ बैक्ड का मतलब उनकी जो बैक सपोर्ट है ना वो हाफ है। हाफ कैसे? उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कह रहे हमने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं डिफरेंट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से हमारी जो आर्मी है ना ग्रेजुएट्स की, दे आर हाफ बैक्ड एंड half-back graduates and post-graduates who do not possess skills to enhance the productivity of rising। उनके अंदर बढ़ाने की कैपेबिलिटीज नहीं है। वो वहीं देख के उतना ही काम कर सकते हैं जितना उन्हें थियोरेटिकली पता है। प्रैक्टिकली वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेबिलिटीज बेयर नहीं करते। they do not possess such capabilities। क्लियर? Yes sir। पॉज।
चलो बेटा, हम टॉपिक पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे थे, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। टॉपिक क्या चल रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो मैंने आपको इसमें पढ़ाया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमने डेवलप करी हैं डिफरेंट फील्ड्स में, बट ये जो जनरेट कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज के थ्रू, दे आर हाफ बैक ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट हु डू नॉट पोजेस एबिलिटीज टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन बढ़ाने की एबिलिटीज उनके अंदर नहीं है। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, कह रहे हैं एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकती है, क्या फायदे पहुंचा सकती है। देखो क्या लिखा है, एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, एजुकेशन डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी। आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकती है एजुकेशन। वो सबको दिखता है कि जो एजुकेटेड होगा उसे पता होगा कहाँ कैसे बोलना है। जो लोग ढंग से बात नहीं करते, हम खुद ही कह देते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको अगर हम कहीं अच्छी सोसाइटी में कहते बैठे होते हैं तो हम गलत वर्ड ना यूज करके हम क्या कहते हैं, अनपढ़ है जो ऐसी बात कर गया। समझ गए बात। आप ये सब अपने लिए मत डिस्कस करें, तो बच्चा जो बोल रहा है वो खुद को ही बोल रहा है, क्योंकि अभी तो आप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, दूसरों को कमेंट मत करें। नंबर 3, एजुकेशन प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। कह रहे एजुकेशन प्रमोट करती है कल्चरल स्टैंडर्ड, कि हम अपने कल्चर को ब्रेक नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, एजुकेशन डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और लास्ट, एजुकेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट through which there is greater participation of people in the process of growth and development। कह रहे हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट करता है कि आप पार्टिसिपेट करें देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। क्लियर हो गई बात। तो ये 5 फायदे हमें मिलते हैं एजुकेशन से। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कह रहे गवर्नमेंट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करती है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दोनों सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। अगर पढ़े लिखे होंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और दूसरा हमने पढ़ा था कि सिर्फ हेल्दी माइंड काम नहीं करता जब तक हेल्दी बॉडी ना हो। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अच्छा दिमाग अच्छी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या लिखते हैं, द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। कह रहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो, दोनों में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है सेटअप करने में। आप देख सकते हैं कोई स्कूल बना रहे हैं या कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी लगती है। इतना बड़ा एरिया चाहिए, बिल्डिंग डेवलप करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, खर्चा तो बहुत होता है। The private sector would not invest on health and education sector unless they are able to cover their cost by charging high price for their service। कह रहे प्राइवेट सेक्टर इसमें तब तक एंट्री नहीं करता जब तक उन्हें ये नहीं दिखता कि मैं यहाँ पे हाई प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैं भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मैं आपसे जो फीस ले रहा हूँ कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल्स बेटा सरकारी स्कूलों की कंपैरिजन में बता रहा हूं तो सच में ज्यादा है जितनी स्कूलों में होती है। पर प्राइवेट सेक्टर तब तक एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में नहीं आता जब तक वो अपनी कॉस्ट को कवर ना कर सके। वो कहता है कि मैं आ क्यों रहा हूं, मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट तभी कमा सकता हूं जब हाई फीस चार्ज करूंगा। समझ रहे बात को। तो प्राइवेट सेक्टर कब आएगा, private sector would not invest on health and education sector unless they are able to cover their cost by charging high price for their services। और इस वजह से क्या होता है, वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं और पुअर पीपल क्या हो जाते हैं, वो इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। बात समझें आप, क्या टॉपिक क्या है कि गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में क्यों आना पड़ा। पहला उन्होंने क्या कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो क्या कहेगा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाना है तो हाई फीस चार्ज करूंगा। इस वजह से पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट्स इग्नोर्ड, और इसी वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। स्टोरी समझ आई क्या है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो, पुअर पीपल ऑफ द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ।
और कंक्लूजन लिख सकते हैं हेंस देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। कोई प्रॉब्लम? टॉपिक इज क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कह रहे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में कितनी ग्रोथ आई है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। देखो क्या लिखते हैं, there has been a substantial rise in the general education during the 5-year plan। कह रहे 5-year plan जो हमने लगाए थे उसमें काफी इंक्रीमेंट हुआ है। In 1951 hardly 18.33% of the total population was literate. In 2011 it has reached to 74.04%। काफी ज्यादा इंक्रीज है, 18.33 से लेके 74.03। ये तो जनरल एजुकेशन है जो बेसिक आप लिखते हैं। अब आती है आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 8th। एलिमेंट्री एजुकेशन ओवर स्टूडेंट फ्रॉम 1st to 8th, that is primary and middle, that is primary and middle in the age group of 6 to 14 years। जो एज ग्रुप कौन सा होता है उनका 6 to 14 years। There is number of primary and middle schools have increased considerably। In first 5-year plan it has increased to 12.70 lakhs। कह रहे हैं फर्स्ट 5 years के कंपैरिजन में, फ्रॉम लिखे फ्रॉम फर्स्ट 5-year plan it has increased to 12.70 lakhs। इतने स्कूल खुल चुके हैं अब तक हमारे देश में, जो कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 1st to 8th। आप देखते हैं हर गली में 1st to 8th तक का स्कूल खुल गया, क्योंकि मैं रीजन बताता हूं कि 8th तक के स्कूल के लिए आपको कोई गवर्नमेंट से मतलब किसी इंस्टीट्यूट से यानी कि सीबीएसई या आईसीएसई से एफिलिएशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए सब 8th तक तो खोल लेते हैं। उससे आगे परमिशन चाहिए होती है 9th 10th 11th 12th की, तो इसलिए क्या लिखा है एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ज्यादा बड़ी है सिंस वी आर प्लानिंग। फर्स्ट 5-year प्लान से अब तक 12,70,000 स्कूल्स खुल चुके हैं। आगे बात करते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम 9 to 12th। जो आप लोग हैं जिसमें अब आप सीनियर सेकेंडरी में है ना पढ़ते हैं। देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, एंड बीच में इंसर्ट कर लेना, secondary and senior secondary schools during the first 5-year plan it was 74,000 and during last 5-year plan it was 2.52 lakh। इतने ज्यादा सेकेंडरी स्कूल भी बढ़ चुके हैं हमारे देश में, सिर्फ 74,000 से आज 2,52,000 स्कूल्स हैं। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज। देखो सीक्वेंस में चल रहा है, पहला बेसिक एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, फिर प्राइमरी एलिमेंट्री जिसे बोला, एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, और अब आ गया यूनिवर्सिटी लेवल। सीक्वेंस चल रहा है बिल्कुल। आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन हैज शोड अ कन्वीनियंस ग्रोथ ओवर टाइम। कह रहे काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है इसमें भी। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैज इंक्रीज्ड टू 27 से लेके आज 799 सिंस इंडिपेंडेंस। लगभग 800 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में हैं आज की डेट में। क्लियर हो गई बात? आप इतनी यूनिवर्सिटीज के ऐड देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये भी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन चुकी है, बट हर कॉलेज का मतलब यूनिवर्सिटी नहीं होता, उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। कॉलेज होना और यूनिवर्सिटी होना दोनों अलग अलग बातें होती है। जैसे स्कूल्स हैं बट बोर्ड तो एक ही है, दो है, सीबीएसई आईसीएसई या फिर तीसरा यूपी बोर्ड। हमारे लिए दूसरे स्टेट्स में दूसरा बोर्ड होगा, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हर एक का अपना अपना बोर्ड होगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज 800 हैं, कॉलेजेस 800 नहीं है बेटा, कॉलेजेस तो बहुत सारे आप लोग देखते हैं, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बेटा सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी, जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं। इस एजुकेशन को आज की डेट में हमने वोकेशनलाइज किया है। वोकेशनलाइज का मतलब क्या है, अब इसमें आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाए जा रहे हैं। जो आप बिजनेस में केस स्टडी पढ़ते हैं वो इसी का एक रिजल्ट है कि आपको कैसी एजुकेशन दी जा रही है। वोकेशनल एजुकेशन मींस आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो आप उसके लिए क्या डील करने वाले हैं। पढ़ते हैं, देखो
The central government has paid a huge attention towards vocationalization. कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोकेशनलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया है by giving financial assistance to those schools who have started vocational courses. वो schools जिन्होंने vocational courses start किए हैं, professional courses start किए हैं, उन्हें funding मिलती है कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से. जब आप एडमिशन लेने जाएंगे ना, आपको देखना सब्सिडी देंगे, आपको एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे रिलीफ देंगे, गर्ल चाइल्ड को अलग डिस्काउंट मिलता है, आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का अलग डिस्काउंट मिलता है. दे आर डूइंग सो बिकॉज गवर्नमेंट इज फंडिंग देम. गवर्नमेंट फंड दे रही है कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, वोकेशनल कोर्स में जहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जाएगी, वहां पे आपको बहुत सारे तरह के डिस्काउंट्स दिए जाते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें असिस्टेंस यानी सपोर्ट दे रही है. वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया ऑफ. वोकेशनल किस में आया? इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेट्रा. सब में हमारा वोकेशनलाइजेशन आ चुका है. पॉइंट नंबर 7, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन. हमारे देश में इसको प्रमोट करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश में टेक्निकल लोग डेवलप हो सके. देखना, इसको पढ़ के आपको कुछ अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हमारे देश ने सच में तरक्की की है. सिंस इंडिपेंडेंस, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. बहुत ज्यादा बढ़े हैं ये. द एडमिशन कैपेसिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज 15 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर. हर साल 15 लाख बच्चे एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में. Many research centers and agriculture universities have also been set up in the country to spread technical education in the rural area. कह रहे काफी सारी यूनिवर्सिटीज आप देखते हैं आज की डेट में कहां पे सेटअप हो रही है? रूरल एरिया, गांव के एरिया में जाके. क्यों? उन्हें पता है कि वहां पे जाएंगे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे तो गवर्नमेंट हमें रिलीफ देने वाली है. और रूरल एरियाज के जब आप कैंडिडेट्स को पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट वैसे ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. तो हमने 6 पॉइंट पढ़े अभी तक जो हम स्टेप्स लेती है हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले जनरल एजुकेशन पढ़ाया, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन. बाकी बच्चे हुए जो 2 पॉइंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. अभी क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं. ठीक है बेटा.